नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में केंद्रीय मंत्री ने सीएम नायब सैनी के साथ द साबरमती रिपोर्ट्स फिल्म के स्क्रीनिंग देखने वो पहुंचे थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बात की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दुखद गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई को दर्शाती है। निर्माताओं ने इस विषय को संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुई साबरमती एक्सप्रेस हादसे पर आधारित है, जिसे लोगों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो सामने नहीं आ पाई। देखिए, यह फिल्म जो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो घटनाक्रम हुआ है, देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है जो सच्चाई इस साबरमती इस फिल्म के माध्यम से वो उजागर हुई है, उसको दबाया गया है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे। फिल्म के निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील और गरिमा के साथ संभाला है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनी हुई है। नीति के तहत किसानों को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइनों के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। जो ट्रांसमिशन की लाइन है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HVBN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो जमीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 2 गुना ज्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं, उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिल्लर लगते हैं, 4 पिल्लर लगते हैं, उस पिल्लर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। कांग्रेस के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष कैप्शन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भी संविधान को नहीं अपनाया है। आरएसएस ने सिर्फ मनुवाद की बात की है। संविधान कहता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए बुलाई है कि ताल कटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर 2024 को भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को प्रस्तुत किया था और उसको लागू किया था। तो उसकी ये 75वीं जयंती है और ये जो अभियान है ये 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अगुवाई करें, सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी SYL को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला है। बात रखूंगा, परंतु मेरा आग्रह ये है क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है और गंभीर भी है मामला, क्योंकि अब जैसा प्रसिमन अभी 2026 के अंदर आएगा और 2026 के अंदर हमें अपने स्पेस की ज़्यादा की आवश्यकता है। हमारे पास स्पेस कम है और उस स्पेस के कारण से हमने अपना विधानसभा का दायरा बढ़ाना है और उसको लेकर के जो पीछे चर्चा चल रही है इसके ऊपर बैठ करके जो भी है सर्वदलीय हमारे सभी की एक मत होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर, क्योंकि राजनीति का प्रश्न नहीं है। मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि SYL का पानी हमारे किसानों को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे और आज उठ करके वहां के लोगों ने हमारे विधानसभा के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा सब इकट्ठे उसके अंदर बात करेंगे जो भी उसके अंदर। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से हमारे सहयोगी OP शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उदय भान ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर EVM हैक करने बदलने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उदय भान ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर मतगणना को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे और अब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा सीटों के ऊपर जो है EVM में कुछ छेड़छाड़ करके मैंडेट को बदलने की कोशिश की है। खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपने जो आरोप लगाए 12 से 15 सीटों के बीच में, क्या जो है आधार बनता है इनके आरोपों का, क्या प्रूफ? ये स्पष्ट है, EVM हैक हुई है, EVM का इस्तेमाल किया है। सरकार को ये जबरदस्ती ये मैंडेट छीना गया है। हरियाणा प्रदेश की जनता का मैंडेट छीना गया है, चुराया गया है। और हमारे पास हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, जो AICC के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, CWC के मेंबर हैं, बहुत जिम्मेदारी के पद पर हैं, उनके टेलीफोन पर 8 तारीख को 7:30 बजे मैसेज आता है। 8 तारीख को 8 बजे गिनती शुरू होनी है, लेकिन 7:30 बजे मैसेज आता है और मैसेज में क्लियर कट ये 8 तारीख का मैसेज है, ट्यूसडे 8 अक्टूबर, टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस, बीजेपी 46 से 49, INC 36 से 38, INLD 2 से 3, अदर्स 3 से 4। द लिस्ट ऑफ सीट्स on which BJP has set the frequencies as follows: कालका, गरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों,
उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM, 8 अक्टूबर. फिर 5 मिनट बाद आता है कि आई गारंटी 100% दैट द रिजल्ट विल बी लाइक दिस. यू विल लूज द विक्ट्री एंड नो वन विल नो हाउ बीजेपी वन. यू नो दिस एंड आई नो हाउ इट वन. ये 7:35 का है. फिर आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता. ये 7:39 का. ये 8 बजे से गिनती शुरू होनी है. उससे पहले पहले ये मैसेज दीपक बावरिया जी के पास आया. अगर दीपक बावरिया जी ये मैसेज तुरंत हमें फॉरवर्ड कर देते तो हम यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, या दीपक बावरिया जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे कि ऐसा मुझे मैसेज मिला है और हरियाणा में ये खेला चल रहा है ईवीएम का, ये खेला होगा, ये हमें अंदेशा है, और ये पूरा सारे देश की जनता के सामने आ जाता. लेकिन ये मैसेज हमें नेक्स्ट डे 9 तारीख को मुझे 3:32 पर मिला. 9 तारीख को ही दीपक बावरिया जी ने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रदेश के अपना जयदीप धनखड़, उनको भेजा. उन्होंने मुझे 3:32 पर भेजा. तब ये हमारे नोटिस में आया. अगर ये उस दिन होता तो हम उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ बता देते. इसके बारे में हमने अपना सभी सीनियर लीडर्स को भी सबके नॉलेज में लाया और हम कोशिश करते रहे कि दीपक बावरिया जी इसका नाम बताएं. उन्होंने ये चैट तो दे दिए अपने फोन से, लेकिन उनका जो नाम था ऊपर से वो स्लिप लगा करके उसको छुपा लिया कि इसका नाम आप दो जिसने भेजा है. तो वो नाम उन्होंने कहा कि मैं उसकी जिंदगी से नहीं खेल सकता, उसका मर्डर हो सकता है, उसने हमें सूचना दी, अंदर की सूचना है ये, तो मैं उसके जिंदगी से नहीं खेल सकता. इसलिए हम लेट हुए. हम उनको कन्विंस कर रहे थे भाई नाम बताओ नाम बताओ. उन्होंने नाम नहीं बताया, नहीं तो हम इसको और पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तभी बता देते. अब तो ये लेट हो गया मामला. सर, आपको नहीं लगता कि मतगणना के बाद जो दीपक बावरिया ने कहा था कि संगठन नहीं बनने की वजह से पार्टी जो है वो चूक गई सत्ता में आते हुए, क्या वेंडेटा मानना है इसको? एक तरह से पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं. अगर ऐसा था तो बावरिया के खिलाफ भी जो है आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए थी अब तक. नहीं, मैंने नहीं सुना दीपक बावरिया ने ऐसा कहा है. इलेक्शन के बाद कमी तो बताया, इलेक्शन के बाद में दीपक बावरिया का ऐसा कोई बयान नहीं आया. ये उससे पहले जिस समय जो टिकटें बट रही थी उस समय कोई बात होगी. जो आप कह रहे हो मुझे दिखाओ. चलो ठीक है सर. अगर अब जो आपके पास प्रूफ आए हैं तो अब अगला कदम कांग्रेस का क्या रहने वाला है? क्या कोर्ट का रुख किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल कोर्ट में जा रहे हैं हम. कई लोग जाएंगे जो इससे प्रभावित भी हुए हैं, और भी जो मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे मुद्दों को लेकर के लोग बाग इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हैं. सर, आज आपकी पार्टी के नेता कैप्टन अजय यादव जो है वो चंडीगढ़ में थे. उनका आरोप लगाया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से भी जो है वो 10 दिन प्रचार नहीं गए, और इसी की वजह से नतीजे थोड़े खराब आए, वरना बीजेपी सत्ता में आती है. और आप कह रहे हो कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं. वो बहुत ही हमारे नेशनल लीडर हैं, उनकी बात का जवाब भी नेशनल लीडर ही दे सकते हैं. मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. बाकी इस तरह से प्रेस में ना जा करके उन्हें कोई बात करनी है तो हाईकमान में कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी.
खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जिन अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ है उनमें आईपीएस सौरभ सिंह, राजेश दुग्गल, अशोक कुमार, ओपी सिंह और मोहित हांडा का नाम शामिल है। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने बुधवार की सुबह तरावड़ी शहर की नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नपा कर्मियों के हाजिरी रजिस्टर की भी जांच की। आपको बता दें कि जिसमें सभी कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने नपा सचिव अजीत अरोड़ा को निर्देश दिए कि कार्यालय में पहुंचे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और लोगों के कार्यों को तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए। विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जनता के लिए हैं, जनता कर्मचारियों के लिए नहीं। भविष्य में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। में नगर पालिका में शहर के काम सुचारू रूप से चले, कुछ रुके हुए काम थे वो लाइन पर लग जाए। तो आज सभी यहाँ पार्षद थे शहर के और अपने शहर के अपने और जो यहाँ के मौजूद आदमी थे सभी यहाँ पहुंचे और काफी जो पेंडिंग काम थे उनके बारे में जानकारी ली और किस लेवल पे वो रुके हुए हैं, ताकि उनको अगर कोई चंडीगढ़ के हैं, करनाल, इस तरह के कई यहाँ के इस लेवल पे रुके हुए हैं तो उनसे बात करके इनको सुचारू रूप से काम चल जाए, इसके लिए सभी से बात की और क्या क्या कमियां थी और क्या क्या सुधार होने चाहिए शहर में, सफाई की व्यवस्था हो। एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से तौशाम क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिसके लिए जल्दी ही जगह का चयन भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिट लगने से क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं रोजगार के अवसर मिलेंगे और यह यूनिट महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्मान करने में मील का पत्थर साबित होगी। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में बाजरे की फसल की अत्यधिक उत्पादकता के मद्देनजर यूनिट की स्थापना होगी। फिलहाल महिला कॉलेज में की गई, जिसमें महिला व विकास विभाग से संबंधित महिलाएं जो गांव स्तर पे काम करती हैं, चाहे वो महिला हेल्पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और दूसरी प्रगतिशील महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इस कार्यशाला में। इसमें विभिन्न विभागों की स्कीमों के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताया गया विभागाध्यक्षों द्वारा और इसके अलावा बाजरा के बारे में, मिलेट्स। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि अधिकारी कार्यशाला 2024 का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि कार्यशाला में आगामी रबी मौसम की फसलों में लागू की जाने वाली नई तकनीकों पर आधारित सिफारिश को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी रबी फसलों में समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये 2 दिवसीय कार्यशाला एक रेगुलर फीचर है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, हरियाणा, हमारे सभी वैज्ञानिक और विस्तार शिक्षा में काम करने वाले, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, चाहे विभाग के अधिकारी और एडीओ साहिबान हैं, वो यहाँ पे एक मंथन होता है कि जो भी नई सिफारिशें हैं। ये प्रक्रिया 2 दिन की रहती है, रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए। साल में 2 बार यहाँ किया जाता है। अब ये रबी फसल के लिए है, हालांकि इस साल थोड़ी सी लेट है। इसमें जो रबी में जो फसलें बोई जाती है उसके बारे में 2 दिन वैज्ञानिक और जो एक्सटेंशन के लोग हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर 2 दिन आत्ममंथन किया जाएगा। जो 2 दिन की वर्कशॉप है, ये एक्चुअली में क्या है, जो यूनिवर्सिटी की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसको मानकर डिपार्टमेंट आगे किसानों को सलाह देता है या जो भी अपनी आगे कार्रवाई करता है उसको अपडेट करने के लिए होती है। तो यूनिवर्सिटी ने अपने जो भी इस सीजन के लिए जो अपनी कोई नई रिसर्च।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री ब्लॉक के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी व मिशन बुनियाद के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी शैलजा ने किया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला विज्ञान विशेषज्ञ एवं जिला नोडल अधिकारी मिशन बुनियाद दीपक वर्मा ने बताया कि आज इंद्री ब्लॉक में पहला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद से जोड़ना है। अवेयरनेस कैंपेन है जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी विद्यालय के अंदर कक्षा 8वीं में और कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन आज हमारे इस पीएम श्री जी12 इंद्री स्कूल के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम जितने ऐसे विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको मिशन बुनियाद में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मिशन बुनियाद हमारे पास हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन का एक ऐसा साझा प्रयास है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है या एमबीबीएस करना चाहता है या नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसको 9th क्लास से उसकी तैयारी कराई जाए। आज यहाँ पे मिशन बुनियाद का अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मिशन बुनियाद के ही जो फाउंडर हैं वो भी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम भी साथ में है। पूरा बता बच्चे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिटेल में बच्चों के जो पिछले एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किए गए हैं। आगे बच्चे हमारे रजिस्टर होंगे, उसमें बुलाया भी बच्चों को हुआ है, टीचर्स को हुआ है और पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है साथ में, ताकि सबको क्लियर किया जा सके कि मिशन बुनियाद क्या कार्य कर रहा है। हमारे स्कूल में पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 9th में बच्चों का एडमिशन हुआ था, फिर अब 10th का भी एक चल रहा है। 2 साल हो गए हैं तो 9th और 10th की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा एनुअली बुनियाद का प्रोग्राम होता है। बुनियाद जो क्लासेस है बुनियाद की वो डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में चल रही हैं। हमारे इंद्री ब्लॉक में हमारा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे बुनियाद की क्लासेस लगती हैं। इसमें 9 to 12 की कोचिंग दी जाती है बच्चों को मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोचिंग ऑनलाइन दी जाती है और जो इसमें हमारे मेंटर्स हैं जो कोचिंग देते हैं वो सब आईआईटीएंस हैं जो इंजीनियरिंग क्लियर कर चुके हैं और इसी तरह से जो मेडिकल के नीट क्लियरिफाइड है वो सब पर्सनालिटीज, वो सब एमिनेंट टीचर्स यहाँ बच्चों को कोचिंग देते हैं और वीडियो से सारी उनको दी जाती है। नेट की सुविधा प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। फिलहाल हरियाणा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।